स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने बात की रेफ्रिजरेटर या रेफ्रिजरेशन मशीन की। अब हम लोग देखेंगे कि इसी रेफ्रिजरेशन मशीन की जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है और जो एनर्जी रेशो है वो क्या है। द परफॉर्मेंस ऑफ अ हीट इंजन इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स थर्मल एफिशिएंसी। अगर हीट इंजन की थर्मल एफिशिएंसी को देखा जाए तो उससे हम लोग उसकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स, उसको डिफाइन किया जाता है रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड, कि कितनी हीट रिमूव की गई है और उसके अलावा जो वर्क रिक्वायर्ड है उसके लिए। ये दोनों जब रेशो मिल के बनाते हैं स्टूडेंट्स, तब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास रेफ्रिजरेशन मशीन है उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर कूलिंग और कूलिंग एनर्जी, जो कूलिंग एनर्जी रेशो है उसके लिए जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होता है, ई कूलिंग। ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास कूलिंग एनर्जी रेशो किसके लिए, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए। ई कूलिंग का नाम देते हैं हम इसको, जो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, रेशो ऑफ हीट रिमूव्ड डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड वर्क W। अगर हम लोग देखें जो हमारे पास वर्क डन की इक्वेशन थी जो किसके इक्वल थी स्टूडेंट्स, चेंज इन हीट एनर्जी के, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अब अगर हम लोग इस W को यहाँ पर पुट करते हैं स्टूडेंट्स तो ई कूलिंग हमें क्या देगा, Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। अगर हम लोग न्यूमिनेटर को डिवाइड करते हैं किसके साथ स्टूडेंट्स, Q1 के साथ, और उसी तरह डिनोमिनेटर को भी हम लोग डिवाइड करेंगे Q1 के साथ, तो देखते हैं हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आता है। नाउ इफ वी डिवाइड डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर विथ Q2, सो आवर इक्वेशन विल बी ई कूलिंग इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय Q2, नोमिनेटर में डिवाइड किया पहले, उसके बाद Q1 डिवाइडेड बाय Q2 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q2। Q2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो ई कूलिंग की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो क्या रहेगी, 1/Q2 माइनस 1। फर्दर ई कूलिंग विल बी इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस 1। दस जो ई कूलिंग है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर चेंज, वो क्या होगा, रेशियो ऑफ टेम्परेचर T2 डिवाइड बाय T1 माइनस 1। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो हीट्स हैं Q1 Q2, हीट की रेशो किसके इक्वल है, टेम्परेचर की रेशो के, इसलिए हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है फॉर कूलिंग एनर्जी वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर T2 डिवाइड बाय T1 माइनस 1। सो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कूलिंग एनर्जी क्या होगा हमारे पास, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस 1। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीटिंग या हीटिंग एनर्जी रेशो जिसको हम लोग कहते हैं, वो क्या होगा हमारे पास, ई हीटिंग। जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीटिंग है स्टूडेंट्स या हीटिंग रेशो है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, Q1 डिवाइडेड बाय वर्क डन W। सो वर्क डन हमें पता है स्टूडेंट्स कितना है, डेल्टा W इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। सो अगर हम लोग इसको पुट करते हैं वर्क डन की जगह पे तो ई हीटिंग will be equal to Q1 divided by Q2 minus Q1। और अगर हम लोग देखते हैं कि जो टेम्परेचर है हमारे पास वो उसकी रेशो किसके इक्वल है, Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय T2। हीट की रेशो किसके इक्वल है, टेम्परेचर की रेशो के, तो इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीटिंग है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होगा, T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। So students, no cyclic device has ever been built that will extract heat Q2 from a cold reservoir। ऐसा कोई भी साइक्लिक प्रोसेस या साइक्लिक डिवाइस नहीं बनाएगी स्टूडेंट्स जो क्या कर सके, हीट रिजेक्ट कर सके फ्रॉम कोल्ड रेजरवायर से, इट एंटायरली टू अ हॉटर रेजरवायर। यानी कि कोई भी ऐसी डिवाइस या साइक्लिक प्रोसेस नहीं ऐसा बनाया गया जो क्या कर सके, हीट को एक्सट्रैक्ट करवा सके, कहाँ से स्टूडेंट्स, कोल्ड रेजरवायर से, और रिजेक्ट करवा सके हॉटर रेजरवायर से, विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। यानी कि कोई भी अगर वर्क डन ना हो तो हम लोग हॉट टेम्परेचर रेजरवायर से हीट को रिजेक्ट नहीं करवा सकते और ना ही हम लोग कोल्ड रेजरवायर से हीट को एक्सेप्ट या अब्जॉर्ब करवा सकते हैं। सो जो स्टेटमेंट है क्लॉजियस स्टेटमेंट, वो किससे रेफर की गई है स्टूडेंट्स, विद द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो क्लॉजियस स्टेटमेंट के में प्रूव करता है कि हम लोग हॉट
टेम्परेचर रिजर्वायर से ना ही हीट को रिजेक्ट करवा सकते हैं और ना ही हम लोग कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को एक्सेप्ट करवा सकते हैं विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। सो विद द हेल्प ऑफ रेफ्रिजरेशन मशीन और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कूलिंग एंड हीटिंग को प्रूव किया। स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने बात की रेफ्रिजरेशन मशीन की, उसमें हम लोगों ने देखा कि जो टेम्परेचर्स की रेशो है वो किसके इक्वल होती है, हीट की रेशोज़ के। अब हम लोग एक एग्जांपल की मदद से इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि कैसे हम लोग हीट सोर्स की टेम्परेचर या हीट एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। अ रेफ्रिजरेटर हैज़ अ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 8 इफ द temperature in the freezer is -23 डिग्री सेल्सियस। What is the temperature at which it rejects heat? किस टेम्परेचर के ऊपर ये हीट को रिजेक्ट करेगा। जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होगी 8। और इसके अलावा जो हमारे पास हीट सिंक से जो टेम्परेचर रिजेक्ट हो रहा है T2 वो कितना स्टूडेंट्स -23 डिग्री सेल्सियस, जो किसके इक्वल होता है 250 केल्विन के। फर्दर सॉल्व करते हैं, जो टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स है स्टूडेंट्स वो हम लोगों ने फाइंड करना है। इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम लोग फार्मूला लिखते हैं E = T2 डिवाइडेड बाय T1 - T2। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 8 = 250 डिवाइडेड बाय T1 हम लोगों ने फाइंड करना है -250 केल्विन। फर्दर सॉल्व करते हैं, अगर हम लोग इक्वेशन को अरेंज करें तो T1 को हम लोग बिल्कुल सेपरेट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 281.25 केल्विन। अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें तो T1 = 281.25 - 273। ये है प्रोसेस केल्विन से सेल्सियस में चेंज करने का, जिसमें हम लोग 273 को माइनस कर देंगे जो हमारे पास टेम्परेचर आया है केल्विन में। T1 विल बी इक्वल टू 39.5 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स ये है वो टेम्परेचर जिसके ऊपर जो रेफ्रिजरेटर या रेफ्रिजरेशन मशीन है स्टूडेंट्स वो क्या करेगी, हीट को रिजेक्ट करेगी। थैंक यू।